धनतेरस में हम अक्सर मेटल्स लेते हैं। मेटल्स हिस्टोरिकली इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो सोना चांदी अक्सर धनतेरस में दिया जाता है। तो आई थिंक इस दिवाली में हमें मुहिम करनी चाहिए कि यह दिवाली सिर्फ वाली धनतेरस में सोना ना खरीदे, मगर सिर्फ म्यूचुअल फंड के जरिए भी सोना खरीद सकते हैं। ये तो प्रोडक्ट प्लग था यार, ये तो प्रोडक्ट प्लग था। मैं तो ये कहूंगी कि आप बाकी चीजों की तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप यूनिट्स की भी शॉपिंग कर लीजिए। जी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। सही बात है। तो ऐसे दीपक आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकाश आ जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। बढ़ो बदलो देश के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास इस पैनल में। आज हम कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड महाकुंभ के इस पैनल में हमारी कोशिश होगी देश का एक एक आम जन भी इस 30 सवाल के जरिए वो आसान भाषा में म्यूचुअल फंड की एक एक बारीक बातें समझ सके। और इसमें साथ देने के लिए और आपको समझाने के लिए देश के 4 दिग्गज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मोनिका हलन है, लेखक है, एनालिस्ट है, फाइनेंशियल टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ संजय शाह हैं, CMD हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के। सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। और हमारे साथ लक्ष्मी अय्यर हैं, CEO हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हैं, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारा मकसद यही है म्यूचुअल फंड महाकुंभ के जरिए कि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हवा चल रही है, देश में जो पोटेंशियल है, जो हमारी ग्रोथ स्टोरी 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की हम बातें करते हैं, उसका फायदा एक एक आदमी को मिले। इसलिए हमने सवाल भी 30 ऐसे चुने हैं जो बिल्कुल ही आसान है। आप लोगों के लिए तो ऐसे सवाल आपको लगेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ जो दिख रही है देश में, वो छोटे शहरों में दिख रही है, छोटे गांवों में दिख रही है। मनी मैटर्स के मामले में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में हर कोई चाहता है कि उनकी जागरूकता बढ़े, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वो डर जाते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो पैसों के बारे में और पैसे से जुड़े हुए कोई टर्म्स को समझना ना चाहे, लेकिन हम समझा किस तरह से रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसलिए देश में पहली बार म्यूचुअल फंड महाकुंभ हुआ है ET Now स्वदेश के जरिए। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी मैम आपसे मेरा होगा। मेरा पहला सवाल यही है कि म्यूचुअल फंड में किसी को भी कब निवेश शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो निवेश महाकुंभ, ये जो कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आम जनता जो है, जो शायद जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियली इनिशिएटेड नहीं है, उनको भी आप टच करना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, नंबर 1। दूसरी बात जो आपका जो सवाल था, म्यूचुअल फंड में कौन निवेश कर सकता है और कब निवेश कर सकता है, मेरे हिसाब से इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। जैसे आपके पास पैसे होते हैं, आमदनी जब होती है तब खर्चा आता है, और खर्चे के साथ बचत आती है। जब बचत आती है तब हमें निवेश करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर ये है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो बचत को आप निवेश के माध्यम में म्यूचुअल फंड में आप लगाना शुरू कर दें। ओके, मतलब एज की आपकी परवाह नहीं करी है। जब भी आपको बचत हो रही हो, आपको लग रहा हो, और बचत तो कभी भी हो सकती है, आप सबसे पहले जो से इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए पैसे निकाले, फिर खर्च करें, उस तरह से प्लानिंग करें। इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बचत सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद खर्च के बारे में प्लानिंग करनी है। सुनील सर, आपसे मेरा सवाल होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश की जब भी बात आती है ना, तो लोगों को लगता है काफी रिस्क है। तो कौन कौन सा ऐसे रिस्क होते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं? देखिए, रिस्क अल्टीमेटली ये होता है कि जिंदगी की रिस्क है। क्यों मैं बता रहा हूं कि हमें पता है कि पानी का बोतल लीजिए, बिस्लेरी का बोतल आपको यहाँ 10 रुपए में मिलता है, मगर राजस्थान के अंदर जोधपुर के बगैर में थार डेजर्ट में उस वही बोतल पानी के लिए आप 1000 रुपए देने के लिए तैयार होंगे, राइट? तो आपको पैसा मार्केट से बनता है ऐसे कि देश की जो प्रगति हो रही है उसका लाभ जो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में है, उनके प्रॉफिट से होता है। बट उसके अलावा उसके लिए डिमांड कैसा होता है,
जैसे पानी की बात कही मैं, तो जहां पे आपको डिमांड घटता है इस चीज के कारण, क्योंकि किसी निवेशक को दूसरा कोई अच्छा रास्ता दिखे तो पैसा उसमें डालता है, समझ लीजिए। तो हमारे मार्केट में रिस्क इसलिए आता है क्योंकि बाहर वाले जो होते हैं, FIS जिनका नाम दिया जाता है, उनके लिए कभी इंडिया अच्छा लगता है, कभी ब्राजील अच्छा लगता है, कभी चीन अच्छा लगता है। तो पैसे को जब इंडिया में डालते हैं तो हमको भरपूर लाभ मिलता है, जब पैसा इंडिया से निकालते हैं तो नुकसान होता है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो क्या कहूंगा मैं खूबसूरती जो हमें दिखती है, बाहर वाले को शायद दूसरा कोई और लड़की खूबसूरत दिखे तो नेचुरली उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। तो क्या फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म में ये बात होती है कि अल्टीमेटली प्रगति इंडिया का जो लॉन्ग टर्म में एक हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं, जार्गन यूज कर रहा हूं सॉरी, यानी हमारी देश की जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ना, उसका एडवांटेज है कि हमारी वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है और शायद चीपेस्ट लेबर फोर्स। तो उसके कारण वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन इंडिया में आने का बहुत बड़ा एक फ्यूचर भविष्य जो दिखता है, उसका लाभ आपको स्टॉक मार्केट से पा सकते हैं। मगर बीच बीच में होता है कि तेल के दाम के बढ़ने के कारण इंडिया अच्छी नहीं दिख रही है उनके लिए, तो निकालते हैं तो डाउन होता है मार्केट। मगर लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सब इवन आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको देश की प्रगति से जो स्टॉक मार्केट कंपनीज की जो अर्निंग्स बढ़ती है, आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू उन कंपनियों को खरीद रहे हैं तो मान लीजिए आप उनके ओनर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली रिस्क आते हैं मार्केट के लिए डिमांड सप्लाई के कारण, कुछ और नहीं है। और ये डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने वाली अल्टीमेटली आपको इंडिया का ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म में ये रिस्क ऑटोमेटिकली आपको सेटल हो जाएंगे। तो एक ही सलाह है मेरी कि रिस्क के कारण आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, बस, और कुछ बात नहीं। ओके, यानी लंबी अवधि में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। हमने कई सारे दौर देखे, 2008 की मंदी में देखा, मैं 15 साल से ज्यादा से बिजनेस जर्नलिज्म में हूं, उस दौरान भी कई बार मंदी आई। 2008 की मंदी के बाद कोरोना जैसे भी दौर देखे, सब कुछ खत्म होता है। तो लंबी अवधि में कोई जोखिम नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में जब आप सट्टेबाजी करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, तब हो सकता है कि आपके लिए तमाम तरह के रिस्क हो। तो कोई भी रिस्क बाजार में लंबी अवधि में नहीं रहता। म्यूचुअल फंड का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप पैसे लगाते हैं तो ऐसी कंपनीज में जहां पे आप खुद से नहीं लगा पाते हैं तो प्रोफेशनल हाथों में रहता है। इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाने की सलाह है। और जैसा लक्ष्मी मैम कह रही थी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड लगाने की कोई उम्र नहीं रहती है, अगर आप 18 साल से कम की उम्र है तो आप गार्जियन के जरिए फिर वहां पे लगाएं, एडवाइजर्स की मदद ले, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद ले, फिर आप यहां पे शुरू कर सकते हैं। हमारे सहयोगी शरद भी है। शरद, आप दो सवाल आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले कहूंगा कि गेस्ट ने बहुत एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट दिया है। आपने दिया रिस्क के ऊपर और आपने दिया एज के ऊपर, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन आता है एक लेमैन के जरिए कि ये टोटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इक्विटी मार्केट्स दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला बात ये होता है, तो जो है मेरा सबसे पहला सवाल मोनिका मैम के लिए रहेगा। और मैम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें लेमैन वर्ड्स में, तो आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं, इक्विटी में? ये जो है ओवरऑल जो है लेमैन जानना चाहते हैं कि क्या जनरली होता है म्यूचुअल फंड में, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं कि और भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के नेम पे आते हैं? परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में निवेश करते हैं। आपको म्यूचुअल फंड एक व्हीकल की तरह देखना है, एक वाहन है जो सेविंग्स को निवेश में बदलता है। और वो निवेश अलग अलग चीजों में होता है, एसेट क्लासेस बोलते हैं, जैसे इक्विटी, डेट है और गोल्ड है, रियल एस्टेट रीट्स के थ्रू उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक जरिया है आपकी सेविंग्स को निवेश इन्वेस्टमेंट में बदलने का, और वो आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या इनके कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं कि आपको किस में करना है। तो आप ठीक कह रहे हो कि लोगों का ज्यादातर मानना ये है कि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप सिर्फ रिटर्न के लिए कर रहे हैं और सिर्फ इक्विटी में कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स का डेट म्यूचुअल फंड्स का है। 16 तरह की कैटेगरीज हैं, और जो रिटेल निवेशक है उसके लिए उस 16 में से 2 या 3 कैटेगरीज ज्यादातर यूजफुल हैं। बट उसको बिल्कुल इग्नोर करना, उसको ना अंदाज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जो नियर टर्म नीड्स हैं, जो पास के गोल्स हैं, उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच अगर लेके चले निवेशक, इक्विटी और डेट, थोड़ा सा हिस्सा गोल्ड का, गोल्ड ETFs या सॉवरेन गोल्ड फंड के थ्रू, तब ज्यादा अच्छा रहता है पोर्टफोलियो को पूरा देखना।
या बनस्पत उसके कि सिर्फ उसको आप इक्विटी देखें कि म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इक्विटी के लिए कर रहे हैं, नहीं, आप डेट में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशंस हैं उसमें भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मोनिका मैम आपने कही है और हमारे व्यूअर्स को जो है पूरी तरह समझाया है कि क्या सेगमेंट्स हो सकते हैं, किस तरह म्यूचुअल फंड जो है ओवरऑल इन मार्केट्स में आते हैं। लेकिन सवाल मेरा संजय सर से है और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली जब मैं कोई गाँव में जाता हूँ तो सब पूछते हैं अगर म्यूचुअल फंड का खाता खुलवाना है तो क्या बैंक अकाउंट ज़रूरी होता है। ऑफकोर्स हम लोग शहर में देखें तो ऑनलाइन हम कर लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे देखा जाता है जब मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाता हूँ। तो संजय सर ज़रा आप बताएंगे सर कि इसका क्या ओवरऑल मतलब है। डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप टू 50,000 रुपीज का आप कैश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, मगर जब रिडेम्पशन की बात आती है तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। दैट इज नंबर 1। सेकंड, परमानेंट अकाउंट नंबर भी होना जरूरी है, उसके बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। सो दो चीजें बहुत ही मायना रखती है। जब आपको म्यूचुअल फंड की जर्नी की शुरुआत करनी होगी तब आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपका केवाईसी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपकी बहुत ही जरूरत रखती है। पर एक बात मैं पक्का बताना चाहूंगा आपको कि कोविड के बाद जो पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन आया हुआ है, यूपीआई बेस्ड, आधार बेस्ड जो प्रोसेस बनी हुई है, उसकी वजह से आई थिंक इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी हो चुका है। इसलिए ये सवाल आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल नहीं है लोगों के मन के अंदर कि मैं अकाउंट कैसे खोलूं और कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत इजी हो चुकी है। ओके, यानी म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट खोलना है बहुत ही आसान हो गया है। और या तो अब छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, टियर 3 4 सिटीज वगैरह में भी जाएंगे, वहां भी एमसीज वगैरह ने अपने दफ्तर खोल रखे हैं और तमाम तरह के आप लोगों के अवेयरनेस कैंप वगैरह भी चल रहे हैं। तो हमारा भी मकसद यही है उन लोगों को ही ज्यादा टैप करें, इसलिए हम आसान सवालों को लेकर आए हैं। लक्ष्मी मैम, अब अगला मेरा सवाल आपसे होगा। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि की चर्चा बहुत होती है। लंबी अवधि मतलब क्या है? किसी के लिए 1-2 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 5 साल भी, कभी 10 साल भी। तो लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? सवाल बहुत ही रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेबल के उस तरफ हूँ और मैं यहाँ पे हूँ और मैं 6 लिख रही हूँ और आप वहां से 9 पढ़ रहे हो, आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, तो किसी को यहाँ से इस तरफ 6 दिख रहा है। और लंबी अवधि का भी डेफिनेशन वही होता है। कोई को 1 साल भी बहुत लंबा अवधि हो जाता है, कोई बोलता है यार 5 साल ये तो बहुत ही कम टाइम है, इसको और थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि हर एक एसेट क्लास का एक खांचा होता है। जैसे हम यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश की बात करते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम के थ्रू, तो वहां पे 1 साल बहुत ही कम अवधि कहलाया जाता है, क्योंकि जैसे सुनील जी ने बताया, हर एक जो कंपनी होती है उनका एक साइकिल होता है, उनका मुनाफा होता है, कभी नुकसान होता है। तो 1 साल में केवल 4 बार वो अपने गणित, अपने आंकड़े पेश करते हैं पूरे बाजार में। तो आप 4 बार में उनको कैसे आप कैसे परख सकते हो कि यार ये कंपनी हमारे लिए ठीक बात है या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में जैसे आप निवेश करते हो और जब वो मनी मैनेजर्स वहां पे सौदा लगाते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेकर सौदा लगाते हैं। और ठीक उसी तरह जब हम भी पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी जहां पे शेयर्स में निवेश होता है, जब हम वहां पे पैसा लगाते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन रखिएगा। उससे कम में शायद आप पैसा कमा सकोगे, लेकिन वो गनीमत होगी, उसमें आपको चांसेस ऑफ लॉसेस काफी हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है, पर वो मार्केट के माहौल के ऊपर होता है। तो 3 से 5 साल का बहुत ही कंफर्टेबल टाइम होराइजन है कि इतना तो आप समय दे दीजिए। अगर यही बात अगर हम बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम में निवेश की हम बात करें तो जैसे मोनिका जी ने बताया 16 तरीके के कैटेगरीज हैं। तो अगर आप बैंक एफडी जैसे माइंडसेट वाले हो तो आप 1-1.5 महीना भी पैसा लगा सकते हो, 1 साल भी लगा सकते हो। तो वहां पे जो टाइम का पीरियड होता है ना, वो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब शेयर बाजार की बात आती है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो 3 से 5 के नीचे आप बिल्कुल टाइम लगा के मानिएगा कि इतने में आपका पैसा बनने का चांसेस ज्यादा है। ओके, अगर आपने कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की चुनी है तो आपको कम से कम 3 साल का व्यू तो रखिए ही।
तभी आपको, क्योंकि बाजार में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, अगर मंदी का भी दौर चलता है तो 1-2 साल तो लग ही जाता है, फिर रिकवरी आने में, फिर उस तरह के लेवल्स आने में वक्त लगता है। इसलिए 3 से 5 साल, फिर लंबी अवधि अगर डेट के लिए अलग हो सकता है, कैटेगरी वाइज लंबी अवधि अलग अलग हो सकते हैं, टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। सुनील सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, बहुत ही सिंपल सवाल आपसे है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, एसआईपी क्या है? देखिए, आजकल सोच बदल गई है ना। पहले तो ऐसा होता था कि हम हर महीने पैसा इकट्ठा करके फिर घर खरीदते थे। आज पहले घर खरीद रहे हैं और किस्तों में उसका ईएमआई के जरिए 20 साल 30 साल तक उसको पे करते हैं, राइट। तो अगर आप खरीदने के लिए थोड़ी अवधि, लंबी अवधि में थोड़ी थोड़ी करने के लिए तैयार है, तो निवेश के लिए भी ऐसा प्रोग्राम होता है एसआईपी। यानी आपको जो फ्यूचर में आपको खरीदना है, देखिए अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, निवेश का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, बट आपके कंजम्पशन को आज से कल तक पोस्टपोन करना। आप क्यों निवेश कर रहे हैं? आज मेरे को छोटी मारुति गाड़ी लेने के लिए मेरे पास पैसा है, कल आपको बेंज गाड़ी खरीदना है, उसके लिए आपकी इच्छाओं को आप टालते हो और फ्यूचर के लिए। तो एसआईपी एक जरिया होता है कि आप अपने सेविंग्स को हर महीने जो कहते हैं उसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्ट। सिस्टमैटिक माने हर महीने करना और वही अमाउंट को देना, जैसे ईएमआई में हर महीने वही होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि पहली चीज है कि ज्यादातर लोगों की कमाई हर महीने ही मिलती है, चाहे आप सैलरी में नौकरी कर रहे हो, सैलरी मिलती है, या आपके घर से आपको रेंटल इनकम मिलता है, ज्यादातर इनकम आपको महीने के महीने में आता है। तो आप ईएमआई से खरीद रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी जो तनख्वाह आती है, आपकी जो डेबिट आती है, साथ उसका मैचिंग हो जाए। तो वैसे ही चीज है कि निवेश के लिए भी आपकी जो इनकम आती है उसी महीने उसी दिन आप उसको निकाल देंगे। तो दूसरी सोच यह है कि पहले आप निवेश कीजिए, उसके बाद खर्चा कीजिए। अगर आप पहले खर्चे में सोचेंगे तो निवेश के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो एसआईपी का एडवांटेज ये होता है कि उसी दिन आपके बैंक अकाउंट से जो आप चुनते हो, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, उस दिन आपका मनी उठा के इक्विटी मार्केट में चल देता है। तो एडवांटेज इसका होता है कि छोटे छोटे किस्तों में आपको लंबी अवधि में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी हर महीने आपको वो कंपाउंडिंग जो होता है, रिकरिंग डिपॉजिट जो बैंक डिपॉजिट होता है उसी तरह, मगर मार्केट का रिटर्न बैंक रिटर्न से बेहतर होता है लॉन्गर टर्म में। तीसरी बात जो कहूंगा एसआईपी के बारे में, एक खास चीज सबको समझना चाहिए कि हर बार मार्केट को चलाने वाली चीज होती है फियर और ग्रीड, राइट। फियर में हम डर के पैसा निकालते हैं और ग्रीड में हम और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और भी डालते हैं, मगर ये काउंटर करने के लिए ही एसआईपी आती है। यानी जब आप डरे हुए हो, आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, तो डरे हुए मौके पर जाके खरीदा गया। तो ऑलवेज दे से बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, यानी कि उस वक्त में जब सब डरे हुए हैं और आप भी डरे हुए हैं, अगर आपका पैसा काम आ रहा है तो आपको इक्विटी मार्केट का बेसिक फिलॉसफी होता है बाय लो सेल हाई। तो बाय लो के लिए जितना लो मिले अच्छा है ना, तो सेल हाई को जितना हाई मिले अच्छा होगा। तो एसआईपी आपको एक मैजिक ट्रिक है जो ऑटोमेटिकली आपके इनकम से आपको मैच करता है। दूसरी बात है, जब भी आपको मार्केट में गिरावट आती है तो और ज्यादा आपको यूनिट्स हाथ में आते हैं, और क्योंकि वो लंबे अवधि में जाता है, जो लक्ष्मी ने कहा कि एक टाइम फ्रेम मिनिमम 3 to 5 years, उस टाइम फ्रेम में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो मैं कहूंगा एसआईपी एक मैजिक है, उसको सेविंग्स ईएमआई के जरिए सोचिए, क्योंकि ईएमआई के बारे में दोबारा नहीं सोचते, मगर सेविंग्स ईएमआई आए तो हम सोचते हैं, तो उसको उस हिसाब से आप करेंगे। तो फाइनल चीज यह भी कहूंगा मैं कि क्योंकि मार्केट की ग्रोथ रेट आपको बैंक की डिपॉजिट रेट से बेहतर आने के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के साथ मार्केट बढ़ती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में एक हाउसिंग लोन भी ले लिया तो एसआईपी का एडवांटेज ये है कि शायद 20 साल वाले हाउसिंग लोन को आप 15 साल में भर सकोगे, क्योंकि एसआईपी की मैच्योरिटी और तेजी से अपनी लोन की डिमांड से ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एसआईपी एक मैजिक टूल है जो हर एक को हमें चाहिए कि हर हाउस होल्ड में एक एसआईपी, ये हमारा मकसद होना चाहिए देश के लिए। बिल्कुल, उसी मकसद के साथ स्वदेश काम कर भी रहा है। और विश्व जी, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, एसआईपी जो होती है, जैसे मेरी बहन का पहला नौकरी लगा है 2 महीने पहले, तो उसने भी, मैंने भी कहा कि सैलरी जरूर कम है लेकिन एसआईपी की आदत शुरू करनी चाहिए। और सुनील सर ने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा है कि कंपाउंडिंग एक चीज होता है, दूसरा चीज होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास जो है ऑल ओवर इंडिया जो है एक्सेप्टेंस देखने मिल रही है। लेकिन मोनिका मैम, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने एसआईपी की बात तो कर ली,
लेकिन रकम कितना होता है, स्टार्टिंग कितना देना है, वो कितना रहेगा एसआईपी के प्लान्स में, जरा ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। आप कितना करना चाहते हैं? ज्यादातर म्यूचुअल फंड शायद 1,000 रुपए से शुरू करना अलाउ करते हैं, और मतलब 12,000 रुपए अगर आप निकाल सकते हैं साल से तो आप शुरुआत कर सकते हैं। कम वैल्यू की एसआईपीज शायद किसी फंड हाउस ने शुरू करी थी, बट मेरा मानना है कि आप एक बेसिक अमाउंट से शुरू करें, 1,000 रुपए महीने। तो इस समय कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी निकाल सकती है 1,000 रुपया महीना निवेश करने के लिए। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब सैलरी कम भी हो, जैसे आपने कहा आपकी बहन है, उसके जो लोग 20 साल के दशक में होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो काफी कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। पर उस समय अगर इसकी आदत डाल ली जाए एसआईपी की, चाहे 1,000 से चाहे 2,000 से, और जो एक जरूरी बात होती है वो एक सिस्टम बनाना होता है कि आपकी पाइपलाइंस जुड़ गई हैं क्या बैंक से, जो प्लेटफॉर्म है जिससे आप निवेश करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर है, या कोई इंडस्ट्री डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है जैसे म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, क्या आपने वो पाइप्स क्रिएट कर दी हैं अपने बैंक अकाउंट और प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी के साथ, कि आप हर महीने चाहे तो उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहे, जैसे आपका इंक्रीमेंट आता है तो आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे ऑनलाइन जाके उसको अपडेट करने में या नया एसआईपी खोलने में। तो बहुत जरूरी है एक आदत डालना एसआईपी की, चाहे 1,000 रुपए से शुरू करें, और ये जानना कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट आता है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे आपको एसआईपी को अपडेट करना है, उसमें ज्यादा निवेश करना शुरू करना है। तो और या जैसे कभी बोनस आया या कहीं से कोई पॉलिसी मैच्योर हुई या इंक्रीमेंट आया, तो उसको लेके आपने एसआईपी तो आपका चल रहा है, उस समय आप लंप सम निवेश उसमें कर सकते हैं। तो 2-3 बातें याद रखनी है, हैबिट बनानी है, पाइप्स बनानी है, एक सिस्टम बनाना है और एक आदत डालनी है निवेश करने की एसआईपी के थ्रू। निवेश करने की एसआईपी के थ्रू। बिल्कुल संजय सर, एक इम्पॉर्टेंट बात कहूंगा कि एसआईपी की जो एक किस्त अगर चुक जाती है, सपोज हमने बात की है एसआईपीज के नॉर्मल मंथली प्लान्स के, या यहाँ पे एसआईपीज के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गलती से या कोई कारणवश कोई एसआईपी का जो है किस्त चुक गया, जो पेमेंट होती है मंथ एंड में या मंथ स्टार्ट में, जो भी टाइमिंग रहता है, तब क्या होगा, जरा ये बताएंगे इस प्रोसीडियर का क्या मतलब है? नॉर्मली आई थिंक ये एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अगर हम ईएमआई की बात करते हैं, अगर आपका एक आध ईएमआई अगर आपका चुक गए हो तो आई थिंक वो दोबारा आपको जाके भरना ही पड़ता है। जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपकी एसआईपी चल रही है, अगर या 1 या 2 महीना अगर किसी भी रीजन की वजह से आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था या उस वक्त बैलेंस को आप मैनेज नहीं कर पाए, और अगर वो इंस्टॉलमेंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी एसआईपी बंद नहीं होती है। नॉर्मली हर एक म्यूचुअल फंड का एक तरीका है कि वो लोग 3 कंटिन्यूअस इंस्टॉलमेंट जब तक आपके रिटर्न नहीं होते तब तक आपकी एसआईपी चालू रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपने एक बार एसआईपी एक फिक्स अमाउंट की चालू तो कर दी है, बट बहुत बार आपका जैसे टैक्सेशन का पीरियड आता है, फैमिली में किसी पर्टिकुलर प्रसंग की वजह से आपके पास पैसा नहीं है, तो वो पर्टिकुलर 2 या 3 या 4 महीना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने आपको एसआईपी पॉज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जहां पर आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक आपके एसआईपी इंस्टॉलमेंट को पॉज कर दे सकते हो। तो आने वाले 3 या 4 महीने तक आपके अकाउंट से पैसा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक सारे रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अगर आपको क्लियर मालूम है कि आने वाले 2 महीने तक मैं बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो एसआईपी पॉज करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आता है और अगर रिटर्न होता है, तो म्यूचुअल फंड तो आपसे अगले महीने पैसा लेने के लिए आएगा, बट बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट रिटर्न होने के चार्जेस आपके अकाउंट में लेवी करता है। सो जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट, एसआईपी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आपको लगे कि आने वाले कुछ महीने तक आप पैसा नहीं भर पाओगे, तो एसआईपी पॉज की फैसिलिटी को आप बाकायदा यूज कीजिए। यानी आप संजय जी को सुन रहे थे कि आपको एसआईपी कब शुरू करना चाहिए, कब बंद करना चाहिए। बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा जाते जाते जवाब, ब्रेक का वक्त हो चुका है सुनील सर,
ये जाते जाते एक जवाब होगा कि लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती, क्या शुरू और बंद करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी? क्या आप कहेंगे, उनको क्या सलाह देंगे? मैं समझा नहीं क्या। SIP शुरू करने या बंद करने में किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई आपको एप्लीकेशन या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं सबमिट करने पड़ते, आसानी से बंद कभी भी हो जाते? बहुत आसान। देखिए आजकल UPI का दिन जमाना है, तो आपको आधे घंटे के अंदर आपका नए निवेशक को अपना KYC करा के SIP को शुरू कर सकते हैं। खाली बैंक मैंडेट का एक है, वो भी सिस्टम आज बहुत आसानी से मैच करके एक सिस्टम है, नेशनल अकाउंट क्लियरिंग हाउस, तो उसके जरिए आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। और जैसे संजय जी ने बताया, आपको रुकवाना है तो SIP पॉज का फैसिलिटी अभी सभी म्यूचुअल फंड के पास है, तो आप उनसे बता दीजिए कि 3 महीने तक मैं SIP इंस्टॉलमेंट नहीं भरूंगा क्योंकि मेरी कुछ और एक्सपेंसेस है, तो और 3 महीने के बाद वापस शुरू होती है। अगर गलती से आपकी अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी 3 बार कोई सेम इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट को ट्राई करेगा, तो एक मिस हो गया तो अगले दिन भी आप पैसा लगाएंगे तो अगले इंस्टॉलमेंट में वो जुड़ के डेबिट हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना आसान मैं कहूंगा कि कुछ और नई चीज है। और ब्यूटी होता है कि SIP का फोलियो अगर खोल दिया आपने, आप कह रहे थे कि बोनस मिल गया दिवाली का, तो उसी फोलियो में आप 10,000 को भी लगा सकते हैं जहां पे 8,000 की चल रही है। बिल्कुल अलग आपको कोई और फोलियो खोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तो SIP फोलियो में आप लमसम भी डाल सकते हो। तो SIP एक एवेन्यू है, ये मत समझिए कि खाली महीने में डालना है। मैं समझूंगा कि अगर आपको मार्केट में गिरावट दिखे और बीच में भी डालना है आपको पैसा, आप पैसा लूज है आपके पास तो डाल दीजिए उसी। बिल्कुल टॉप अप कर दीजिए, वहां पे ऐड करते जाइए। आपको जब भी मौका मिले, जब भी लगे कि एक्स्ट्रा फंड है तो आप ऐड करते जाइए। और जिस तरह से एंट्री आसान है, उसी तरह से कभी भी आपको लगे कि आज इस बार इस महीने में हमारे पास पैसे नहीं है तो पॉज कर दीजिए, फिर उसके लिए कोई चार्ज भी MCs की तरफ से नहीं लगाई जाती है। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल है मेहमानों के लिए, तो आप सभी मेहमान बने रहे, जल्द लौटते हैं।